है ना। एक चार्ज की वैल्यू है Q1 और दूसरे चार्ज की वैल्यू है Q2। ठीक है, सपोज करिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल। सर रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे मतलब रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। रिपेल कैसे करेंगे? फोर्स लगा के, है ना। तो अगर दो चार्जेस हैं, है ना, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2, और सपोज करिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, इसको इसको मैं बोल रहा हूँ फोर्स F, है ना। इट इज डिनोटेड बाय फोर्स F21। F21 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय 1। 2 मतलब जिस पे लग रही फोर्स, फोर्स किस पे लग रही? Q2 पे। कौन लगा रहा है? 1। तो F21 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय 1। ये Q1 इसको धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है। वैसे ही Q2 इसको क्या करेगा? इस तरफ रिपेल करेगा। कैसे करेगा रिपेल? कैसे करेगा? बाय अप्लाइंग फोर्स। तो Q2 इस पे क्या लगा रहा है बेटा? फोर्स। सपोज करिए कि ये फोर्स कितनी है ना, ये फोर्स मैं बोल रहा हूँ, फोर्स किस पे लग रही है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। तो इसको मैं बोल रहा हूँ F12। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको मैं वेक्टर के सिंबल के साथ डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, तो Q2 चार्ज पे कितनी फोर्स? F21। Q1 चार्ज में कितनी फोर्स? F12, है ना। ऐसा देखा गया है कि ये दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। मतलब Q1 जितनी फोर्स Q2 पे लगाता है उतनी फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे, इक्वल फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, बट द फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो राइट साइड लग रही है, और Q2 जो Q1 में फोर्स लगा रहा है वो लेफ्ट साइड लग रही है। मतलब Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लगाएंगे, लेकिन उन जो फोर्सेस लग रही है उनका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। कहने का मतलब ये है कि F12 का मैग्नीट्यूड F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जिसको मैं F बोल देता हूँ। जिसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ? F, है ना। फोर्स फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय 1 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2, जिसको मैं एक नाम दे दिया F। ठीक, मतलब दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल वैल्यू की। मतलब सपोज करिए Q1 Q2 पे अगर इधर लगा रहा है 10 न्यूटन की फोर्स, तो Q2 भी Q1 पे इधर कितनी लगाएगा? 10 न्यूटन की फोर्स। लेकिन देखिए, है ना, 10 न्यूटन क्या है? फोर्सेस का मैग्नीट्यूड। तो Q1 Q2 पे 10 न्यूटन की लगा रहा है, Q2 Q1 में भी 10 न्यूटन की लगा रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। तो अभी हम क्या निकालेंगे बेटा? कूलम्स लॉ हमको क्या बताता है? इसकी वैल्यू, मतलब फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताता है कि कितना फोर्स लग रहा है, कितनी फोर्स लग रही है। ये जो फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये हमको कौन बताता है? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमको क्या बताता है कि चार्जेस एक दूसरे पे कितने मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे निकाला जाता है, इसको कौन बताता है? कूलम्स लॉ। क्लियर हो रहा है ये आप लोगों को? क्या बताया मैंने, है ना। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे? F। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, मतलब दोनों का नेचर अगर सेम होगा, मतलब अगर दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो अगर दोनों निगेटिव होंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब जो फोर्स होगी वो उसका नेचर क्या होगा? रिपल्सिव। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तो फिर फोर्स का नेचर क्या होगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा। तब इसमें जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, और इसमें जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी। डायरेक्शन जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमको डायरेक्शन का बॉदर ही नहीं करना है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अभी हमको इस चीज का बॉदर ही नहीं करना है। भाई डायरेक्शन का टेंशन कब आएगा? जब हम इस चीज में ध्यान देंगे कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों, भाई डायरेक्शन का भी हमको टेंशन नहीं लेना है। अभी हमको सिर्फ क्या निकालना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो सपोज करिए एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं? F। मतलब Q1 Q2 पे F लगा रहा है, Q2 भी Q1 में कितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है? F। तो ऐसा देखा गया है कि दिस फोर्स
is directly proportional to the product of magnitude of charges. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का मतलब अगर मान लो Q1 नेगेटिव है तो यहाँ माइनस साइन नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पर -10 कूलम चार्ज होता और ये वाला है ना, मान लो Q1 होता -10 और Q2 हो जाता 8 कूलम, तो हम कैसा लिखते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -10 इंटू 8 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, 10 इंटू 8। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो सिर्फ वैल्यू लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट नेगेटिव साइन। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मतलब इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। इसके अलावा ये भी देखा गया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब r जितना ज्यादा होगा उतनी कम फोर्स होगी। इनवर्स रिलेशन मतलब एक वैल्यू ज्यादा तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, कम। तो कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे ये दोनों एक दूसरे पे। इसके अलावा इनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर भी फोर्स डिपेंड कर रहा है। अगर ये पास पास होंगे मतलब आर कम होगा। मान लो ये दोनों पास पास हो गए, डिस्टेंस कम हो गया, तो दोनों अगर पास पास होंगे तो आर कम होगा और फोर्स बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दोनों दूर चले गए, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर ज्यादा होगा तो आर ज्यादा हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कूलम ने हमको ये बताया कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। दोनों को कंबाइन करके कूलम ने बोला F प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लेते हैं बेटा, कांस्टेंट लाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर आपको इक्वल लिखना है कभी भी तो क्या लाना है आपको, कांस्टेंट। तो फिर F इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लिखा C Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और C की जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली आती है, C की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैं लिखा हूं इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू C की। अब मैं मैग्नीट्यूड की ये डंडी ना लिख के सीधा सीधा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये लिख देता हूं। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स which these two charges apply on each other। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, ये जो फोर्स है, ये जो वैल्यू है, ये कब है, ये फोर्स की वैल्यू कब है, जब ये दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम कौन है, वैक्यूम, या फिर एयर भी बोल सकते हैं, और एयर। ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब दोनों चार्जेस कहां पर सिचुएटेड हैं, हवा में, एयर में या वैक्यूम में। ठीक है, अगर इन दोनों चार्जेस को उठा के मैं पानी में डुबा दूं तो फोर्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी, वो हम आगे देखेंगे वो क्या है। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया है, कुछ नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं बताया गया है कि चार्जेस कहाँ सिचुएटेड है, तो आप हमेशा क्या मानोगे, चार्जेस आर सिचुएटेड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए यही फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। तो फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे। यहाँ तक पहले बताइए बेटा, आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना। तो कूलम्स लॉ का डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the 2 point charges is directly proportional to the magnitude of product of the two charges and is inversely proportional to the square of the distance between them। नेक्स्ट लिखेंगे, consider 2 point charges, consider 2 point charges Q1 and Q2 separated at distance small r, separated at distance small r as shown in figure।
है ना। दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 दूसरा Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r एज शोन इन फिगर। तो ये चार्जेस, ये एक चार्ज है बेटा Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। अब Q1 Q2 पे मान लीजिए फोर्स लगा रहा है F, तो Q2 Q1 में भी कितनी फोर्स लगाएगा, F, है ना। ये फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव, क्योंकि समझ में आ रहा है दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव। चाहे फोर्स रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो पहले यहां तक लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्स एक्टिंग between them is given by force acting between them is given by F. Force acting between them is given by F. Next line लिखेंगे according to Coulomb, F proportional to magnitude of Q1 Q2, also F proportional to 1 by r square. This is equation 1, this is equation 2. एक इक्वेशन 1 हो गया, दूसरा हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, F proportional to Q1 Q2 by r square, दोनों को कंबाइन कर दिए। F क्या मिला, F proportional to Q1 Q2 by r square, और F equals to C Q1 Q2 by r square, F equals to C Q1 Q2 by r square। नेक्स्ट लिखेंगे, अब C क्या है बेटा, C कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड करता है, ऐसा फिक्स कांस्टेंट नहीं है। C इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो लिखेंगे फॉर एयर और वैक्यूम, एक्चुअल में वैक्यूम और एयर दो अलग अलग मीडियम है ना, लेकिन फिर भी दोनों को एक जैसे हम मान लेते हैं। तो फॉर एयर और वैक्यूम C इक्वल्स टू 1/4πε0। एयर और वैक्यूम के लिए C की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। तो लिखेंगे देयरफॉर F इक्वल्स टू, अब C की जगह क्या लिखूंगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये आ गया क्या हमारा फोर्स का फॉर्मूला। इट इज, बट दिस इज इन एयर, इन वैक्यूम और एयर, है ना। मीडियम अगर चेंज होगा तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। देखेंगे एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज permittivity of free space, permittivity of free space, epsilon naught, and the value of epsilon naught is, epsilon naught की वैल्यू याद रखना है बेटा, है ना। वैल्यू ऑफ epsilon naught is 8.85 into 10 to the power -12। ये याद रखना है हमको, 8.85 into 10 power -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 into 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देख लीजिए इसकी यूनिट कैसे आई, ये देख लीजिए। यहाँ इस फॉर्मूले में देखिए आप लोग, इस फॉर्मूले में देखिए बेटा, एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिखूंगा इस फॉर्मूले में,
एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा तो फोर्स नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4πf Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो 4 पाई तो एक नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। बचा कौन? चार्ज इंटू चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या? कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर अपॉन फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर क्या है? डिस्टेंस, उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब जिसमें हम वो फॉर्मूला जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। याद आ रहा है आप लोगों को? फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ये यूनिट्स देखिए, है ना। इसका निकालना है मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का। तो कैसे निकलेगा? देखिए कूलम, कूलम मतलब चार्ज, चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी में। आगे जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, या आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा है कि करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, एक मोटा मोटा फॉर्मूला, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ? I इंटू टी लिख सकता हूं। अब I और T ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मैंने चार्ज को कन्वर्ट कर दिया। चार्ज क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज को मैंने किस टर्म में लिख दिया? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। तो कूलम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? चार्ज की यूनिट है कूलम, करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की होती है सेकेंड। तो कूलम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम्पियर सेकेंड। लेकिन यहाँ कूलम का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा? कूलम स्क्वायर की जगह एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन न्यूटन। ये न्यूटन जो है ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? सॉरी, न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L1T-2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है? m1L1T-2। अच्छा, एम्पियर का a स्क्वायर और सेकेंड मतलब टाइम, टाइम की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? टी स्क्वायर है इसलिए, तो सेकेंड का स्क्वायर है इसलिए टी का स्क्वायर। ये मैं किस टर्म में लिख रहा हूँ बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। कूलम की जगह क्या है? एम्पियर सेकेंड। सेकेंड की जगह जो डायमेंशनल फॉर्मूले का जो सिंबल है सेकेंड या टाइम के लिए, वो क्या होता है? कैपिटल टी। तो करंट एम्पियर का ए ही होता है, करंट के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूले का सिंबल है वो ए ही होता है। तो यहाँ पर कूलम स्क्वायर में हमने लिखा एम्पियर स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मतलब फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2, और ये क्या है? अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। m1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? m-1। अच्छा, L1 इंटू 2, पावर एड हो जाएगा, L1 और L2 मिला के L3। L3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? L-3। अच्छा, इधर T-2 है, ऊपर जाके T2 हो जाएगा, और T2 पहले से ही है, तो T-2 ऊपर जाके T2, और T2 कितना हो गया? T⁴, और a स्क्वायर तो पहले से ही है। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। कितना है डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का? m-1 L-3 T⁴ a स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? आप लोगों को बताएंगे, है ना? क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का? m-1 L-3 T⁴ a स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए, फॉर्मूला है वो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आया है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से, क्योंकि ये तो फिक्स नंबर है, 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करने से जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है, इट इज 9 इंटू 10⁹। क्या आती है बेटा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाती है? 9 इंटू 10⁹। तो हम इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं?
तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। इसकी वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेट करने पे 9 × 10⁹ देयरफॉर तो इसमें लिखेंगे हम since 1/4πε0 is equal to 9 × 10⁹, therefore F can be written as 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, फिर से किसके लिए, ये एयर और वैक्यूम के लिए, है ना। तो ये वैल्यू याद रखेंगे बेटा, ये वैल्यू बहुत काम आती है ना, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हमको ये वैल्यू की को याद रखना जरूरी है। तो क्योंकि 1/4πε0 को कैलकुलेट करना टफ है ना, 1/4π पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको कैलकुलेट करने की बजाय सीधा ये याद रखो, ये क्या होता है 1/4πε0 क्या होता है 9 × 10⁹, ये हमको याद रखना है सीधा सीधा, नोट कर लीजिए यहाँ तक, है ना। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम में लिखेंगे 1 कूलम इज दैट चार्ज is that charge 1 coulomb is that charge which when placed at a distance of 1 meter, which when placed at a distance of 1 meter from each other, which when placed at a distance of 1 meter from an equal and similar charge, from each other की जगह ना लिखिए, from an equal and similar charge in vacuum, from an equal and similar charge in vacuum, ब्रैकेट में लिख सकते हो, और एयर in vacuum, ब्रैकेट में लिखेंगे और एयर, apply a force of 9 × 10⁹ Newton on each other, लिख लेंगे 1 coulomb is that charge which when placed at a distance of 1 meter from an equal and similar charge in vacuum or air, apply a force of 9 × 10⁹ Newton on each other। ये हो गया क्या डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, पहले हेडिंग डालेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर, इसी को हम के से भी डिनोट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, पहले ये हेडिंग डालेंगे हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर, इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको और किससे डिनोट करते हैं, के से। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर और के, है ना। एप्सिलॉन आर या इसी को हम डिनोट करते हैं बेटा के से, तो एप्सिलॉन आर या के किसका किसके बीच का रेशो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट इज एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी दूसरा मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, मेटल हो सकता है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, फॉर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर या फिर ऑफ द स्पेस, दिस इज। तो लिखेंगे हम, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का, इट इज द रेशियो बिटवीन, इट इज द रेशियो बिटवीन permittivity of medium to permittivity of free space। ये किसका डेफिनेशन हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी का या के का, इट इज द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला होगा कूलम्स लॉ का कि Q1 और Q2 ये दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, और इनके बीच में कोई भी मीडियम हो सकता है, जरूरी नहीं कि एयर ही हो, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो उनके बीच की जो फोर्स होगी, फोर्स इन एनी मीडियम इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन m। क्यों? अब अपन यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अब मीडियम आ गया तो उसकी परमिटिविटी लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m। व्हाट इज एप्सिलॉन m? परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए, अब अगर ये मीडियम बेटा, अगर ये एयर होता, चलो अच्छा ये मीडियम है तो ये हमने लिखा एप्सिलॉन m। अब हम क्या लिखते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ना, इसको मैं k भी लिख सकता हूँ। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को k इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह यहाँ से परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना आ गया? k इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर की जगह मैं k लिख रहा हूँ, तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है जो हर जगह वैलिड है वो ये है। अब अगर हमको वैक्यूम के लिए या एयर के लिए लिखना है तो मैंने आपको बताया वैक्यूम या एयर के लिए के को क्या ले लेते हैं? 1। तो के की जगह क्या लिखेंगे? 1। तो ये हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम और एयर डिनोटेड बाय एफ नॉट, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आ जाता है जो मैंने शुरू में आपको डिराइव किया था। तो ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे आया, ये आप लोगों को समझ में आ गया क्या आप लोगों को? यस सर। अब यहाँ से देखिए बेटा, ये क्या है? आपको दिया है फोर्स इन वैक्यूम, F फोर्स इन वैक्यूम, V से डिनोट कर देता हूँ। ये क्या दिया आपको? फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। देखिए फोर्स इन वैक्यूम कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या हो रहा है? देखिए अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा बेटा? डिवाइड किया हो तो 1/k है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाएगा लेकिन ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, नीचे में 1/k बचा, तो ये के ऊपर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू के को ही और क्या बोल रहा हूं मैं? एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी और किसका रेशो है? इट इज द रेशो बिटवीन फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम का रेशो किसके बराबर आएगा? के बराबर। किसके बराबर आएगा बेटा? के बराबर। तो कहने का मतलब यह है इट इज ऑल्सो द रेशो बिटवीन, एक तो के क्या बताया मैंने आपको? के या एप्सिलॉन आर क्या बताया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम to permittivity of free space. It is also the ratio between force between the two charges in vacuum upon force between the two charges in any medium. और ये K जो है ये इस मीडियम का K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो उस मीडियम का है जहां की हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं। तो K का एक और डेफिनेशन आ गया, K इज द रेशियो बिटवीन फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन द टू चार्जेस टू फोर्स इन मीडियम बिटवीन द सेम टू चार्जेस। तो एक और हमको रेशियो मिल गया FP अपॉन FM, लिख लेंगे इसको। K इज ऑल्सो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, और ये K क्या है? दिस इज द K ऑफ मीडियम। क्लियर है ना? दो चीजें पता चल रही क्या? K क्या होता है, इसी को मैं रिलेटिव परमिटिविटी से डिनोट कर रहा हूँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? और K क्या होता है? इट इज रेशियो बिटवीन फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक, अब मुझे ये बताएंगे
कि K जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब सिर्फ एयर के लिए K 1 होगा ना, और बाकी किसी भी मीडियम के लिए K की वैल्यू ग्रेटर देन 1। K मिनिमम कहाँ होगा, वैक्यूम या एयर में, बाकी सब के लिए K की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो अगर यहाँ कोई मीडियम है, चार्ज को अगर किसी मीडियम में रख रहे हैं तो K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन मतलब ये रेशो ग्रेटर देन 1 है। अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब फोर्स इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। तो हमेशा ये होगा कि सबसे ज्यादा दो चार्जेस के बीच की फोर्सेस सबसे ज्यादा कहाँ होगी, वैक्यूम में। इसके अलावा मीडियम में फोर्सेस जो होगी वो इसके कंपैरिजन में कम होगी, वो इसके कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पर होगी किसी भी चार्ज के लिए, वैक्यूम में। और अगर उसको किसी मीडियम में डालोगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो ना बेटा, ये रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम होगा, तभी तो ये 1 से ज्यादा रेशियो है। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाता न्यूमरेटर से तो ये रेशियो 1 से कम आता, लेकिन क्योंकि ये रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब डिनोमिनेटर ज्यादा है। और डिनोमिनेटर ज्यादा है, सॉरी, ये रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कम है, मतलब फोर्स इन एनी मीडियम इज लेस एज कंपेयर टू फोर्स इन वैक्यूम। ये हमको समझ में आता है। क्लियर हो रहा है यहां तक आप लोगों को? देखो इधर, के को मैंने बोला फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, मतलब फोर्स इन मीडियम क्या हो जाता है बेटा, फोर्स इन वैक्यूम बाई के, ये हो जाएगा। फोर्स इन एनी मीडियम विल बी इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई के। मतलब चार्जेस को अगर मैं मीडियम में रखूं तो उनके बीच की जो फोर्सेज होगी वो कितने टाइम्स कम हो जाएगी, के टाइम्स, क्योंकि के कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। तो के कारण के की जितनी वैल्यू होगी उतने टाइम्स उस मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मान लो कि के जो है जैसे के जो है वाटर का मैंने बोला 81, के जो है वाटर का मैंने बोला 81। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर दो चार्जेस हैं Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, दोनों वैक्यूम में है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स अगर F लगा रहे, दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे, F, कहां पर, वैक्यूम में। अब अगर इसी चार्ज को एज इट इज उठा के, मतलब R को चेंज मत करो, है ना, R को ना चेंज किया, सेम चार्ज का सिस्टम है, उसको उठा के अगर मैंने पानी में डाल दिया, अगर उसको मैंने पानी में डाल दिया तो अब पानी में जो फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, हो जाएगी वैक्यूम का 1/81 टाइम्स, मतलब कितना हो जाएगी, वैक्यूम में कितनी फोर्स है, F, मीडियम कौन है, वाटर, वाटर का के कितना है 81, तो के कितना आ जाएगा 81। मतलब सेम चार्ज के बीच में वाटर में फोर्स कितनी हो जाएगी, F/81, जबकि वैक्यूम में कितनी फोर्स थी, F, मतलब कितने टाइम्स कम हो गई, 81 टाइम्स। आ रहा है ना समझ में? तो के की वैल्यू के बराबर टाइम्स फोर्स कम हो जाएगी अगर हम सेम चार्ज को उठा के किसी मीडियम में डाल दें, वैक्यूम में रखें, वैक्यूम के बाद हम किसी मीडियम में डाल दें जिसका के हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो के टाइम्स फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी उस मीडियम में एज कंपेयर टू द फोर्स इन वैक्यूम। ये होता है के। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये मैंने अभी क्या बताया, देखो ये बताया ना, देखो फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। ये एक रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया था। ये वाला रिलेशन आपको समझ में आया था विक्रम? यस सर। ठीक। अब मीडियम तो कोई सा भी हो सकता है ना बेटा, मीडियम मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अदर देन वैक्यूम और एयर, एयर या वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है ना। आप ऑयल के अंदर डाल दो चार्ज को, वो मीडियम अलग हो गया, केरोसिन ऑयल में डाल दो मीडियम चेंज, तो मीडियम कोई भी हो सकता है। तो फोर्स इन एनी मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के ऑफ दैट मीडियम। ये के किसका है, के की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग है। मैंने बताया ना आपको कि के वाटर का 81 है, तो अगर यहाँ मीडियम वाटर होगा तो यहाँ के क्या लूंगा, 81। अगर मान लो के ग्लास का अगर मैं के 7 ले रहा हूं, तो अगर फोर्स इन ग्लास देखूंगा तो यहाँ के की जगह क्या लिखूंगा, 7।
तो के कोई कांस्टेंट मतलब समझना बेटा, के किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक। तो मैंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन के ऑफ द मीडियम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं किसी मीडियम में डाल दूं सेम चार्ज को, तो मीडियम में डालने से जो चार्जेस के बीच की जो फोर्स होगी उस मीडियम में, वो वैक्यूम के फोर्स के कंपैरिजन में कितने टाइम्स कम हो जाएगी, के टाइम्स। तो वाटर का के कितना बताया, जस्ट एक एग्जांपल है कि वाटर का के मान लो 81 है। तो अगर मैं, है ना, अगर मान लो दो चार्जेस हैं वैक्यूम में रखे हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एफ लगा रहे हैं, अगर इन्हीं दो चार्जेस को मैं उठा के वाटर में डाल दूं, तो अब दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएंगे, तो अब जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो कितनी हो जाएगी। अब मैं क्या लिखूंगा, फोर्स इन वाटर लिखूंगा मीडियम की जगह, इट इज फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम कितनी मान रहा हूं मैं, एफ अपॉन मीडियम अपॉन के ऑफ वाटर, क्योंकि मीडियम कौन है, वाटर है। के ऑफ वाटर कितना, 81। तो मैंने क्या देखा कि वाटर पे जो फोर्स लगाएंगे दोनों एक दूसरे पे चार्जेस जो है, अगर उनको मैं वाटर में डाल दूं, तो दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 81 टाइम्स कम हो जाएगी। यह आया क्या समझ में आप लोगों को? यस सर। है ना, ठीक। तो फिर से समझो, है ना, क्योंकि समझते जाओगे तो अच्छी बात है, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। के की वैल्यू वाटर की 81, इसका मतलब बताओ कि वाटर की परमिटिविटी एयर वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज्यादा या कितने टाइम्स कम, बताओ जल्दी से। अगर मैं के ऑफ वाटर 81 बोल रहा हूँ, मतलब इसके एक सिग्निफिकेंस बताओ, इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ वाटर is 81 times more than the permittivity of air. permittivity of water is 81 times that of vacuum और एयर। ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, फोर्स इन वाटर इज 1/81 टाइम्स, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, फोर्स इन वाटर इज 1/81 टाइम्स दैट ऑफ फोर्स इन एयर और वैक्यूम। ये दो चीज समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर हो गया है दो चीज? Yes, sir. एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया। के 81 का मतलब, इसका मतलब यह है कि वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम से कितनी ज्यादा, 81 टाइम्स ज्यादा। इसका मतलब यह है कि वाटर में अगर सेम चार्ज को रखूंगा तो उनके बीच की फोर्सेस कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 81 टाइम्स। इसलिए मैं 1/81 टाइम्स लिखा हूं। तो फोर्स इन वाटर इज 1/81 टाइम्स दैट ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। अगर मैं ऐसा लिखता 81 टाइम्स, तो इसका क्या मतलब होता कि फोर्स इन वाटर इज 81 टाइम्स मोर देन द फोर्स इन वैक्यूम, तो गलत हो जाता। इसका 1/81 टाइम्स का मतलब ही ये है कि 81 टाइम्स कम हो गई है एज कंपेयर टू फोर्स इन एयर और वैक्यूम। क्लियर हो रहा है बेटा? यहाँ नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट, फॉर वैक्यूम के और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। वैक्यूम के लिए के और आर की वैल्यू क्या होती है, 1। फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम के और एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1। किसी और मीडियम के लिए, वाटर के अलावा, सॉरी वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम हो, तो उसके लिए के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर एयर, नेक्स्ट नोट पॉइंट, फॉर एयर के और एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू, फॉर एयर के और एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1.00054 and it is nearly equal to vacuum, k of vacuum।
वैक्यूम के बराबर है, देखो वैक्यूम का के 1 और इसका 1.00054 ऑलमोस्ट 1 के बराबर, इसलिए कई बार हम एयर वैक्यूम की जगह एयर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट फॉर वाटर के और एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 81। वाटर के लिए के की वैल्यू कितनी है बेटा 81। नेक्स्ट नोट फॉर मेटल्स के और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। तो एक दो तीन को याद रखना है हमको, वैक्यूम के लिए के 1 होता है, मेटल के लिए ये होता है, बस दो चीज को याद रखोगे। बाकी हर चीज की वैल्यू किसी भी मीडियम के की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये दो को याद रखोगे। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1, मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट। कहाँ चले गए? क्लियर बेटा? नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखेंगे, is k equals to force in vacuum, ऐसा लिखेंगे, force in vacuum upon force in medium, therefore force in medium equals to force in vacuum upon k. Important formula, force in medium equals to force in vacuum upon k। इसका क्या मतलब होता है, इससे रिलेटेड हम स्टेटमेंट लिखेंगे, आप क्लियरली लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियरली when a medium of dielectric constant बेटा देखो वैक्यूम भी एक मीडियम है, लेकिन उसका के वह 1 है, उसको तो मेंशन नहीं करेंगे, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम जब मीडियम मैं बोल रहा हूं तो मीडियम अदर देन वैक्यूम रहेगा। तो क्लियरली व्हेन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के is placed between the charges clearly when a medium of dielectric constant k is placed between the charges, comma, the force between them decreases. The force between them decreases. The force between them decreases and becomes 1 by k times the original force in vacuum, and becomes 1 by k times the force in vacuum, है ना। हम किसी मीडियम में अगर चार्ज को डाल दें तो फोर्स क्या हो जाती, कम हो जाती, कितने टाइम्स, 1 by k टाइम्स एज कंपेयर टू द फोर्स इन वैक्यूम। तो अगर मैं किसी मीडियम के लिए कूलम्ब्स लॉ लिखूं, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर कूलम्ब्स लॉ फॉर एनी मीडियम will be, Coulomb's law for any medium will be, क्या हो जाएगा, force in medium will be 1 by 4 pi epsilon m। अब क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, force in medium, not force in vacuum, force in any medium जिसमें वैक्यूम भी इंक्लूडेड है, तो जब वैक्यूम होगा तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो force in any medium will be 1 by 4 pi epsilon m q1 q2 by r square, it is equal to 1 by 4 pi, अब एप्सिलॉन m की जगह क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r या फिर k भी लिख सकते हैं, q1 q2 by r स्क्वायर, ये क्या हो जाता है ना, एप्सिलॉन r को हम k भी लिख सकते हैं, चलो k लिख देता हूँ, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 by r स्क्वायर। ये हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो हर मीडियम के लिए वैलिड है। अगर आप वैक्यूम ले लेंगे तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर, और 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 power 9 है, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू 9 into 10 power 9 नहीं है बेटा, है ना। आप लोग ध्यान देंगे
ये 1/4πε0, बस इतनी वैल्यू 9 × 10⁻9 है। और k तो अलग अलग हो सकता है मीडियम के हिसाब से, तो k की वैल्यू अलग अलग ही रहेगी, है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? What is the force between two charges? What is the force between two charges of 2 microcoulomb each, 2 microcoulomb each, separated by a distance of separated by a distance of 2 meters from each other in air? चलिए बनाएंगे, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 2 microcoulomb ईच separated by a distance of 2 meters from each other in air? Separated by a distance of 2 meters from each other in air. चलिए बताएंगे। देखिए क्या दिया क्वेश्चन बेटा, क्या दिया क्वेश्चन, देखिए दो चार्जेस हैं, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। क्यों? क्योंकि क्या दिया, देखो 2 चार्जेस ऑफ 2 microcoulomb ईच, इसका मतलब हर एक चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 microcoulomb। मतलब ये Q1 भी कितना है, 2 microcoulomb, और Q2 भी कितना है, 2 microcoulomb। ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल r, इट इज 2 मीटर। ठीक, अब दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं ये पूछ रहा है। जितनी फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पे, उतनी फोर्स Q2 Q1 में लगाएगा। तो मान लीजिए Q1 Q2 पे कितनी लगा रहा है, F, तो Q2 Q1 में भी कितनी लगाएगा, F। और इस F की वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ से। अब क्योंकि आपको ये एयर दिया हुआ है, तो सिंपल वाला फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसी से आएगा सीधा सीधा फोर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, फोर्स का फॉर्मूला बताएंगे। 1/4πε0 हमको कैलकुलेटेड है 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना है, 2 microcoulomb। माइक्रोकुलम की जगह क्या लिखना है, 10⁻⁻6 इंटू Q2 भी कितना है, 2 microcoulomb, तो 2 × 10⁻⁻6 अपॉन r²। r मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, वो कितना है, 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 × 2 ये आ गया। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक 2 से एक 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये 2 कैंसिल हो गए, बचा क्या है 9, 10⁻9 और ये -6, 10⁻9 और -6 और -6, तो इसको हम ऐसे करेंगे 10⁻9 -6 -6, क्योंकि देखो बेस अगर सेम है तीनों में 10 10 और 10 है, तो पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो साइन के हिसाब से। तो 9 -6 -6, तो 9 - 6 कितना, 3, 3 - 6 कितना, -3, तो क्या आया 10⁻−3। तो इसको सॉल्व किए 10⁻9 × 10⁻−6 × 10⁻−6, तो क्या आया 10⁻−3। तो यहाँ से फोर्स कितना आ रहा है बेटा, 9 × 10⁻−3 न्यूटन। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 9 × 10⁻−3 न्यूटन। ये समझ में आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। चलिए क्लियर है, माही समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोग पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ से जो आज पढ़े हैं उससे रिलेटेड, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल आपको, है ना, कल मैं इसलिए ले रहा हूँ, कंटिन्यूएशन में ले रहा हूँ, ताकि आज जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कल अप्लाई हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। आज जो मैं पढ़ाया उसको आप लोग पढ़ के आइए, और उसी कंटिन्यूएशन में अपन कल की क्लास ले लेंगे। तो कल के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएंगे समझने के लिए। तो आज आप लोग पढ़ के आएंगे बेटा, बाकी कल से कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। चलिए मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी।